क्लास में क्या सिखाया था आपको? फॉर्मल चार्ज सिखाया था ना, लुईस डॉट स्ट्रक्चर और फॉर्मल चार्ज। लुईस डॉट स्ट्रक्चर करा था और क्या करा था? फॉर्मल चार्ज। सक्षम लास्ट क्लास में थे? अथर्व कल कोई प्रॉब्लम नहीं आया था? कल प्रॉब्लम क्लास रखी थी, किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं आया? निकिता आई थी, गार्गी और अथर्व, और अथर्व को कोई प्रॉब्लम नहीं था? नहीं मैं बोल रहे क्वेश्चन किए थे इसमें था, लेकिन वो मतलब कई तो अभी हम लोग पढ़े नहीं। क्योंकि क्या होता है, अगर आप पढ़ते हैं तो क्या होता है, आपको तब प्रॉब्लम भी आती है। इसका मतलब ये है कि आप पढ़ नहीं रहे केमिस्ट्री। पढ़ेंगे तभी प्रॉब्लम आएगी। नो स्टडी नो प्रॉब्लम। तो मुझे लग रहा है कल किसी को पढ़वड़ तो रहनी है ध्यान से। मैथ्स पे ज्यादा जोर है आप लोग, केमिस्ट्री में ध्यान नहीं दे रहे हैं। चलिए नया टॉपिक कराते हैं आज। फॉर्मल चार्ज करा दिया, तो अब क्या करवाया जाए? कोई स्ट्रक्चर वगैरह बना के देखे थे? जितने एनसीईआरटी में गिवन है उनके लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के आपने देख लेने हैं, है ना? और किसी के स्ट्रक्चर में अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे पूछ लेना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, किसकी बात करें? फॉर्मल चार्ज हो गया। चलिए, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं। हेडिंग डालिए बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी पहले करवा तो नहीं चुके? बॉन्ड एंथैल्पी सुहानी, बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इसकी बात कर रहे हैं। देखिए, सपोज कोवेलेंट बॉन्ड के लिए बात करी जा रही है। ये किसके लिए बात की जा रही है? कोवेलेंट के लिए। मेजर जितनी भी थ्योरीज आपकी दी गई हैं, जितनी थ्योरीज हम लोग पढ़ने वाले इस चैप्टर में, ज्यादातर किसको डिस्कस कर रही हैं? कोवेलेंट बॉन्ड को ही डिस्कस कर रही हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड की बात हो रही है, उसमें बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ए और बी के बीच में ये बॉन्ड है, ठीक है? अगर ये मान लीजिए इस कंपाउंड को आपने 1 मोल लिया है और इसमें ये एक सिंगल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, तो इस बॉन्ड को हम 1 मोल बॉन्ड कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको? 1 मोल बॉन्ड। अगर आपने 1 मोल लिया, अगर एक मॉलिक्यूल लेंगे तो उसमें एक बॉन्ड बोलोगे आप। मॉलिक्यूल में एक बॉन्ड है, और वैसे बोलेंगे अगर 1 मोल कंपाउंड है तो क्या बोलेंगे? 1 मोल बॉन्ड, ठीक है? अब किसी कंपाउंड में 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, उसी को बोलते हैं उसकी बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो क्या है डेफिनेशन? टू ब्रेक 1 mole bond in any molecule, energy given or supplied is called bond dissociation enthalpy और बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी बोल सकते हैं, BDE। बॉन्ड एंथैल्पी भी बोल सकते हैं, बॉन्ड एनर्जी भी बोल सकते हैं। है क्या? बॉन्ड 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी उसको क्या बोलोगे आप? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। क्लियर है बात?
नोट हो गई डेफिनेशन? नो मैम। जल्दी नोट करो भाई, एक लाइन है। पिछली क्लास का टॉपिक था, 3 टॉपिक कराने के लिए मैंने सोचे थे, 2 ही हुए थे आपके। फॉर्मल चार्ज और लुईस डॉट स्ट्रक्चर 2 ही हो पाए थे ना। स्पीड बढ़ानी है ना, स्लो चल रहा है अपना सिस्टम। अब देखो, जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपने Cl2 मॉलिक्यूल ले लिया। कौन सा मॉलिक्यूल लिया है? Cl2 की बात कर रहे हैं। तो Cl2 में क्या होगा, एक Cl, ये एक Cl से सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है। Cl2 में सिंगल बॉन्ड। तो इस एक, अगर इस 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए मान लीजिए आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, कितनी? x किलो कैलोरी सप्लाई करनी पड़ती है। सपोज कितनी सप्लाई करनी पड़ती है? x किलो कैलोरी। अब एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हो, एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? प्रोसेस। एनर्जी अगर दे रहे हो तो प्रोसेस क्या हो गया? एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच हम लोग लेते हैं हमेशा कैसा? एक्सोथर्मिक के लिए नेगेटिव लेते हैं, और एंडोथर्मिक के लिए क्या लेते हैं? डेल्टा एच पॉजिटिव। तो इसका मतलब अगर यहां से हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोले तो कितनी हो जाएगी? प्लस x किलो कैलोरी। या अगर हम ऐसे लिखें, डेल्टा एच बॉन्ड एंथैल्पी, बात सारी एक ही है। एंथैल्पी बोलते हैं तो h लिखते हैं ना। एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन या एंथैल्पी बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में लिखें तो कितनी हो जाएगी? पर मोल करके लिखते हैं। 1 मोल बॉन्ड के लिए निकाल रहे हैं ना, 1 मोल बॉन्ड के लिए डिफाइन है। जैसे लैटिस एंथैल्पी भी 1 मोल क्रिस्टल लैटिस के लिए डिफाइन था। नोट हो गया? अब देखो, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में एक कंडीशन भी है कि आपको याद रखना है कि ये जैसे Cl2 था ना, तो ये गैसियस होना चाहिए। मतलब जो मॉलिक्यूल आप तोड़ रहे हो वो किस स्टेट में होना चाहिए? गैसियस स्टेट में। और जो बन रहे हो, टूटेगा तो 2 Cl बनेंगे, वो भी किस में होने चाहिए? गैसियस स्टेट। किसके लिए डिफाइन किया है हमने? गैसियस स्टेट के लिए डिफाइन किया है। तो क्या बोलेंगे आप? मॉलिक्यूल जो होना चाहिए वो भी किस में लेते हैं हम लोग? शुड बी इन गैसियस स्टेट। और उसको तोड़ेंगे किसमें? उसके एटम्स में, कंस्टिट्यूएंट एटम्स शुड बी इन गैसियस स्टेट। उसके लिए हमने डिफाइन किया है। मतलब मॉलिक्यूल को भी किस स्टेट में लेना है? गैसियस स्टेट में। और जो उसके कंस्टिट्यूएंट बनेंगे, जो टूट के बन रहा है, वो भी किस स्टेट में होना चाहिए? गैसियस स्टेट। हाँ हाँ बिल्कुल, बोलिए। क्या चीज? पीछे वाली स्लाइड एक्सप्लेन करना है? अच्छा, देख लीजिए। देख लिया मुझे। ठीक है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की एक डेफिनेशन ये भी है कि एन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड ऑफ अ कंपाउंड इन गैसियस स्टेट टू इट्स कंस्टिट्यूएंट गैसियस एटम्स। मतलब मॉलिक्यूल को भी गैसियस स्टेट में लेना है, और जो बनेंगे वो भी किसमें बनेंगे? गैसियस स्टेट में। तभी आप क्या डिफाइन करोगे? यहाँ पे जो एंथैल्पी होगी उसको क्या बोलोगे? बॉन्ड
एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक, नोट हो गया। अब देखो, जैसे मान लो दो एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल था तो ये चीज थी। अगर पॉलीएटॉमिक कर दें, पॉलीएटॉमिक का मतलब 3 एटम हो गए या 3 से ज्यादा हो गए। मॉलिक्यूल मान लीजिए हमने ले लिया कैसा, पॉलीएटॉमिक। पॉली बोलते ही 3 या 3 से ज्यादा। एटम्स कितने होंगे, एटम्स कितने हो जाएंगे उसमें, एटम्स विल बी 3 और मोर देन 3 एटम हो या 3 से ज्यादा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हम पानी का एग्जांपल लेते हैं, H2। 3 एटम्स दिख रहे हैं एक मॉलिक्यूल में। इसमें देखिए बॉन्डिंग किस तरीके की होती है, अगर इस कंपाउंड का आप 1 मोल लेते हो, क्या लिया आपने, 1 मोल, तो इसमें देखिए एक बॉन्ड तो ये है और दूसरा 2 बॉन्ड हो गए ना OH के। अगर आपको इसको तोड़ना है किसमें, मान लीजिए ये गैसियस स्टेट में है, इसको तोड़ना है आपको, तो आप क्या बनाओगे, एक ऑक्सीजन गैसियस और 2 हाइड्रोजन गैसियस बनेंगे। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी अगर डिफाइन कर रहे हो, H2O को, H2O गैसियस को हमने किसमें तोड़ना पड़ेगा हमको, O गैसियस और 2 हाइड्रोजन एटम बनने चाहिए गैसियस। ऐसे हम बात करेंगे तो 2 बनाने, इसका मतलब ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो और ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो, दोनों ब्रेक, है ना। तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या देखा गया, 1 मोल के लिए डिफाइन करना है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। पॉलीएटॉमिक में क्या देखा गया कि मान लीजिए जैसे HOH का जब फर्स्ट बॉन्ड आप तोड़ते हो, किसी को भी फर्स्ट मान सकते हो, दोनों सेम है, ये फर्स्ट बॉन्ड है, इसको हमने बोला सेकंड बॉन्ड। तो क्या देखा कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल ने पहले बॉन्ड को तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी का अमाउंट था और दूसरे बॉन्ड के लिए अलग था। बॉन्ड वही है, OH बॉन्ड है, इस तरफ भी OH है, इस तरफ भी OH है। पहले बॉन्ड को तोड़ने के लिए अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी लगानी पड़ी और दूसरे बॉन्ड को तोड़ने के लिए अलग अमाउंट ऑफ, मान लो यहाँ पे पहले बॉन्ड को तोड़ने के लिए 500 लग रही है, एक एग्जांपल लिया है ना, 500 किलो कैलोरी मान लो लग रही है। दूसरे बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमने देखा 400 किलो कैलोरी लग रही है। दोनों बॉन्ड सेम है, पर पहला बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी, इधर से एक और OH क्योंकि एसोसिएटेड था, एटमॉस्फेरिक कंडीशन अलग हो गई। और जब दूसरा बॉन्ड तोड़ना था तो ये H तो निकल चुका था, एक ही OH बचा था, तो हमें कम एनर्जी देनी पड़ी, ऐसा देखा हमने, है ना। तो अब इस केस में हम किसको बोले, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी को हमने डिफाइन किया है कि 1 मोल बॉन्ड को तोड़ दो तो उसी एनर्जी को बोलोगे। एक एनर्जी आ रही है 500, एक एनर्जी आ रही है आपकी कितनी, 400। आप किसको लें, तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में एवरेज लिया जाता है। क्या ले लेते हैं, एवरेज। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे पॉलीएटॉमिक में, एवरेज बॉन्ड एनर्जी ले लेंगे या एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ले लेंगे। ये 500 400 है नहीं, मैंने एक एग्जांपल लिया है ना। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हो जाएगी एवरेज। एवरेज कैसे निकालोगे, मान लो पहले वाले की 500 थी एक बॉन्ड की, दूसरे बॉन्ड की सपोज 400 थी, तो 2 बॉन्ड है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज कितना आ जाएगा। क्लियर है बात। एक ही OH बॉन्ड है, लेकिन जब पहला बॉन्ड टूट रहा है तो अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रहा है, दूसरा बॉन्ड टूट रहा है तो अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी है। तो ऐसे केसेस में क्या लेना पड़ेगा हमको, एवरेज।
क्लियर है बात? ऑनलाइन? ऐसे केसेस में हम पॉलीएटॉमिक होते ही 3 एटम हो 4 एटम हो वैसे होते ही हम क्या करेंगे, एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिफाइन करेंगे। आपसे पूछे अगर कि मॉलिक्यूल डाइएटॉमिक था तो आपने बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी 1 मोल बॉन्ड डिफाइन कर दिया, और अगर पॉलीएटॉमिक है तो एवरेज क्यों लिखते हो आप उसके आगे, या एवरेज क्यों निकालते हो? तो आप क्या बताओगे कि चाहे बॉन्ड सेम ही हो, इसमें देखो दोनों बॉन्ड सेम थे OH और OH, लेकिन जब पहला बॉन्ड टूटता है तो ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, सेकेंड बॉन्ड टूटता है तो कम एनर्जी लगती है, इसलिए ऐसे केसेस में क्या डिफाइन किया जाता है, एवरेज। नोट हो गया? जैसे यहाँ पे आपने देखा कि वाटर मॉलिक्यूल के एक के लिए एनर्जी 500 दी थी, दूसरे के लिए कितनी थी, अप्रोक्सीमेटली 400 थी, है ना, अलग अलग एनर्जी थी। उसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि किसी और मॉलिक्यूल में OH बॉन्ड हो, उसकी एनर्जी अलग, जैसे हम बोलते हैं इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, इथेनॉल जिसको बोलते हैं। इसमें अगर देखो इसके स्ट्रक्चर में तो एक OH बॉन्ड इसमें भी होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इसका। यहाँ पे देखो एक OH बॉन्ड यहाँ भी दिख रहा, तो ये भी देखा गया कि अगर सेम बॉन्ड है लेकिन मॉलिक्यूल अलग अलग है तो एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट होगी। यहाँ पे 500-400 थी तो यहाँ पे ये जो इसके OH बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी थी वो डिफरेंट थी, किससे, वैल्यू नहीं याद रखनी है हमें, इतना याद रखना है कि ये जरूरी नहीं है कि अगर OH बॉन्ड है किसी जगह पे तो हर मॉलिक्यूल में उसकी एनर्जी सेम। तो यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी क्या है, डिफरेंट फ्रॉम वाटर और एनी अदर मॉलिक्यूल। ऐसा कुछ भी नहीं है कि OH बॉन्ड है तो हर जगह बॉन्ड एनर्जी सेम होगी, अलग अलग मॉलिक्यूल में अलग अलग हो सकती है सेम बॉन्ड की एनर्जी। क्लियर है? सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, कहीं ऐसा भी मिल सकता है कि सेम भी हो। ये एक बार इथेनॉल वाला वापस समझा दीजिए। अच्छा एक मिनट, हाँ जैसे इथेनॉल का एक ले लिया और एक अलग ले लिया, उसमें एक सेम और एक अलग, नहीं नहीं सेम, हाँ मॉलिक्यूल सेम है तो सेम ही। जी बोलिए। मैम जैसे सी और ये एच है तो इसका जो बॉन्ड तोड़ेंगे उसकी एनर्जी तो अलग ही होगी। उसकी तो डेफिनेटली अलग होगी, अगर बॉन्ड ही अलग है तो डेफिनेटली बॉन्ड एनर्जी अलग होगी। मैम तो सारे सीएच की सेम होगी क्या? नहीं, सारे CH की भी सेम नहीं होगी, अभी यही तो बताया इसमें, यहाँ पे 2 OH से एक OH दूसरा OH दोनों की अलग अलग एनर्जी थी, पहले को तोड़ा तो अलग, दूसरे को तोड़ा तो अलग, है ना। अब किसने पूछा था C2H5OH में, मैंने किसकी आवाज है? अच्छा मेधांश, देखिए क्या बताना चाह रहे हैं, इस मॉलिक्यूल में C और C की तो अलग होगी, CH के 5 बॉन्ड हैं, पांचों की अलग अलग एनर्जी होगी, पहला तोड़ोगे तो ज्यादा एनर्जी, दूसरा तोड़ोगे तो उससे कम, तीसरा उससे कम, इस तरीके से जब एक एक बॉन्ड टूटता जाता है तो एनर्जी क्या होती जाती है, कम एनर्जी देनी पड़ती है। फिर यहाँ का जो OH बॉन्ड है और वाटर का जो OH बॉन्ड है दोनों को कंपेयर करना हम चाह रहे थे, तो कंपेयर करने पे एक्सपेरिमेंटल डेटा से ये देखा गया कि जो इसके OH बॉन्ड थे इनकी एनर्जी अलग है और जो अल्कोहल में OH बॉन्ड है उसकी एनर्जी
अलग है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अगर सेम बॉन्ड है अलग अलग मॉलिक्यूल में तो उसकी बॉन्ड एनर्जी सेम होगी, ठीक है। दैट कैन कोइंसिडेंटली सेम भी हो सकती है बट डिफरेंट होने के चांसेस ज्यादा, ठीक है। तो इस पे अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पे अगर इजी क्वेश्चन, ज्यादातर इजी क्वेश्चन बनाते हैं, अगर टफ बनाएंगे तो असर्शन रीजन में ये एक स्टेटमेंट या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आजकल जो आ रहे हैं मेंस में, स्टेटमेंट में बना सकते हैं कि OH बॉन्ड आपका H2O में है और OH बॉन्ड आपका इथाइल अल्कोहल में है, तो क्या दोनों की बॉन्ड एनर्जी डिफरेंट होगी, सेम होगी, इस तरीके के स्टेटमेंट आपको बना सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, सपोज हमने बात कर ली CH4 मॉलिक्यूल, तो CH4 मॉलिक्यूल में भी अगर आप देखो इसको गैसियस ले लो, बॉन्ड तोड़ना है तो एक कार्बन गैसियस बनेगा और 4 हाइड्रोजन के एटम बनेंगे गैसियस, ठीक है। तोड़ने के लिए CH4 का स्ट्रक्चर देखो तो 4 CH बॉन्ड है, 4 CH बॉन्ड है। अब अलग अलग बॉन्ड टूट रहा है, मान लो इसमें A एनर्जी लग रही है, इसमें B लग रही है, इसमें D लग रही है, इसमें E एनर्जी लग रही है, अलग अलग एनर्जी लग रही है, तो यहाँ पे भी क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। कैसे निकलेगी, A प्लस B प्लस D प्लस E डिवाइडेड बाई 4 बॉन्ड है, क्लियर है। ABDE ये क्या है, बॉन्ड एनर्जी थी अलग अलग बॉन्ड की। नोट कर लीजिए फटाफट, कंडीशन याद रखनी है, गैसियस मॉलिक्यूल को किस में तोड़ना है, उसके गैसियस एटम में तोड़ दीजिए। नोट हो गया, नो मैम। जल्दी करो भाई। किसी भी टॉपिक को आपको कैसे पढ़ना है कि टॉपिक आपको उसका मीनिंग समझ आया या नहीं आया, फिर दूसरी चीज है उसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बना दिया विच इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू बॉन्ड एनर्जी। कौन सा इनकरेक्ट है बॉन्ड एनर्जी के हिसाब से, ऑप्शन देखिए ध्यान से। इनकरेक्ट पूछा है बॉन्ड एनर्जी के हिसाब से, कौन सा गलत, कौन सा ऐसा इक्वेशन है जो बॉन्ड एनर्जी को डिफाइन नहीं करेगा, वही इनकरेक्ट होगा। देख लो कौन सा, क्या कंडीशन बताइए मैंने बॉन्ड एनर्जी की। सब लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। सी वाला, सी बना कैसे, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया एटम में टूटना चाहिए, गैसियस एटम में, गैसियस ये क्या है, मॉलिक्यूल हो गया ना H2, तो किस में टूटना चाहिए, एटम में टूटना चाहिए। तो इनकरेक्ट ये बन गया, अगर तीनों करेक्ट होते तो ऑप्शन क्या बन जाता, नन ऑफ दिस। क्लियर है।
एक और पॉइंट याद रखिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी जितनी ज्यादा हाई होगी उतना ज्यादा बॉन्ड क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। भाई दो लोगों की फ्रेंडशिप को तोड़ने के लिए आपको अगर ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है, इसका मतलब उनकी फ्रेंडशिप क्या है, स्ट्रॉन्ग है, अच्छी है। और अगर थोड़ी सी एनर्जी से उनकी फ्रेंडशिप को आप ब्रेक कर पा रहे हो, इसका मतलब क्या है, दम नहीं है ना। बोलते हैं ना किसी के रिलेशन को ब्रेक करने के लिए आपने एक बात बोली, ब्रेक हो गया तो मामला खराब है। और अगर आपने कुछ भी कह दिया, ब्रेक ही नहीं हो रहा, मतलब बॉन्डिंग क्या है, स्ट्रॉन्ग। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी अगर ज्यादा है तो बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अगर कम है तो बॉन्ड क्या हो गया, वीक हो गया। स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज हाइयर। ठीक, अब कर लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, ऑर्डर क्या है देखिए, बॉन्ड ऑर्डर तो सिंपल है, अभी निकालना सिखाएंगे। लास्ट थ्योरी है इस चैप्टर में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसमें हम निकालना सीखेंगे बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, होता क्या है समझ लेते हैं। इट इज नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड हैं, उन्हीं को हम क्या बोल देंगे, बॉन्ड ऑर्डर। जैसे हमने बोला H2, तो H2 का एक मॉलिक्यूल लोगे तो सिंगल एक ही बॉन्ड है, तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, 1। जैसे बोला Cl2, तो Cl2 में Cl और Cl के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। जैसे बोला O2, तो O2 में O और O के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, 2, डबल बॉन्ड होते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, 2। N2, N2 में N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्लियर है बात। बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये पॉइंट नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा। ये शॉर्ट में लिख रही हूं तो पहचान तो जाएंगे ना क्या लिखा है, बीओ का मतलब बॉन्ड ऑर्डर और बी का मतलब बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए एक और पॉइंट बना के, बॉन्ड ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल भी आता है, अभी कैलकुलेट करेंगे और बताएंगे फ्रैक्शनल का क्या मतलब। बॉन्ड ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल, कैसे आएगा वो एमओ थ्योरी जब पढ़ाऊंगी अभी इसमें तो एक्सप्लेन करेंगे, उस समय निकालना भी सीखेंगे। अभी तो हमने क्या किया, सीधे सीधे मॉलिक्यूल को देख करके, बॉन्ड को देख करके हमने बता दिया, तो कहाँ 2.5 आएगा, कहाँ 1.5 आएगा, इस तरीके के बॉन्ड ऑर्डर अभी हम लोग बात करेंगे। नोट हो गया। अब तीसरा बॉन्ड का पैरामीटर है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ।
बॉन्ड लेंथ क्या है देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए ये कोई मॉलिक्यूल है, ये CH4 मॉलिक्यूल है, इसको बोलते हैं मीथेन। ये है आपका C2H4, इसको बोलते हैं इथाइलिन। C2H4 है, ये क्या है C। ठीक है, बॉन्ड लेंथ कुछ भी डिफिकल्ट चीज नहीं है। जिस बॉन्ड की भी बॉन्ड लेंथ देखना चाहते हो, उन दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस निकाल लीजिए, उसी को क्या बोलोगे, बॉन्ड लेंथ। कैसे, मान लीजिए आपको निकालनी है इस CH बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ। किसकी निकालना चाहते हैं, CH बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ, इसकी देखना चाहते हैं। तो क्या देखोगे, कैसे देखोगे, कार्बन का एटम मान लीजिए ये है न्यूक्लियस, और इधर हाइड्रोजन अटैच है, हाइड्रोजन का एटम मान लीजिए यहाँ है। इतना दूर दूर होता नहीं है ना, दिखाने के लिए आपको दिखा रहे हैं। इनके बीच के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस जो होगा उसी को क्या बोल दोगे, इसकी बॉन्ड लेंथ। न्यूक्लियस या बोलो इंटर, क्या हुआ, डायरेक्ट हवा आ रही है, ठंडी लग रही है, टेम्परेचर बढ़ा दो थोड़ा सा। इस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस ले लीजिए, उसी को क्या बोल दोगे आप, बॉन्ड लेंथ। मान लीजिए इस CC डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ लेनी थी, तो क्या होगा, इस कार्बन और इस कार्बन एटम के बीच का डिस्टेंस ले लीजिए न्यूक्लियस के बीच का, उसी को क्या बोल दोगे, बॉन्ड लेंथ। तो मान लीजिए ये एटम है, ये एटम, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी इसको क्या बोलोगे, बॉन्ड लेंथ ऑफ CH बॉन्ड। ये जो डिस्टेंस है इनके न्यूक्लियस और इनके न्यूक्लियस के बीच का, ये न्यूक्लियस है मान लो, तो इसको क्या बोलोगे, बॉन्ड लेंथ ऑफ CC बॉन्ड। अलग अलग बॉन्ड के लिए अलग अलग बॉन्ड लेंथ होगी, CC डबल बॉन्ड। डेफिनेशन लिख लें, डायग्राम तो बना लेंगे। मान लो ये कार्बन है एटम, ये कार्बन के एटम का न्यूक्लियस है, और ये हाइड्रोजन के एटम का न्यूक्लियस है। तो इनके बीच के डिस्टेंस को, ये जो डिस्टेंस होगा मान लो ये x है, तो इसको क्या बोल दोगे, बॉन्ड लेंथ ऑफ CH बॉन्ड। निकालेंगे तो कैसे, मतलब बता ही जाती है आपको कि इसकी इतनी है, इसकी इतनी है। इतने छोटे होते हैं तो हम तो नहीं निकाल सकते, हम लोग के पास ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं है। मेजर तो किया ही गया, वैल्यू याद नहीं रखनी है आपने, याद नहीं रखनी है, बस याद रखना है कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा, यही है। तो डेफिनेशन लिख लीजिए, इट इज इंटरन्यूक्लियर distance between two atoms in a molecule हाँ बोलो बोलो, इंटरन्यूक्लियर, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बोलते हैं, बीच न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस को इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल विच आर कोवेलेंटली बॉन्डेड। जिनके बीच में कैसा बॉन्ड है, कोवेलेंट। क्लियर है बात। अब बॉन्ड लेंथ की डेफिनेशन तो समझ गए हम, नोट कर लिया आपने।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखिए, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर इनमें इनवर्स रिलेशन होता है। मतलब अभी अभी मैंने आपको बताया था बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बोल सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो उसका बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी ज्यादा होगी, और बॉन्ड लेंथ छोटी होगी। इसका मतलब जितना नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ता जाएगा किसी दो एटम के बीच में, उतना ज्यादा क्या होगा, उसका बॉन्ड लेंथ छोटा होता जाएगा। ठीक है, बॉन्ड लेंथ छोटी कैसे होगी, देखो समझो बात को। जैसे अभी मान लीजिए हम तीन बॉन्ड को कंपेयर कर रहे हैं। मान लीजिए सी और सी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, दूसरा केस है सी और सी के बीच में डबल बॉन्ड है, तीसरा केस है सी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अभी हमने बोला बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ेगी। इसका मतलब स्ट्रांग होता जाएगा बॉन्ड। तो अगर इधर से इधर देखो तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर रहा है, सिंगल से डबल, डबल से क्या बन रहा है, ट्रिपल। तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज करेंगी। बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज कर रही है मतलब बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्गर, धीरे धीरे लेफ्ट टू राइट स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो आप क्या समझेंगे, दो एटम्स हैं, दो एटम्स हैं, इनके बीच में पहले मान लो एक दूसरे को 500 न्यूटन के फोर्स से खींच रहे थे, अब 1000 न्यूटन के फोर्स से खींचने लगे, फिर 1500 न्यूटन के फोर्स से। तो जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उतना एटम पास आएगा, और एटम जब पास आएगा तो एटम के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ बोल रहे हो, तो बॉन्ड लेंथ छोटी होती जाएगी। जितना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड उतना बॉन्ड लेंथ छोटा। क्यों, क्योंकि अट्रैक्शन से पास आएगा, और पास आएगा तो बॉन्ड लेंथ क्या बनेगी, छोटी बनेगी। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो इसका मतलब सीसी बॉन्ड में अगर बॉन्ड लेंथ की बात करो, बॉन्ड लेंथ की आप बात कर लो, तो जिसमें की आवाज, अच्छा दिक्कत हो रही है, बॉन्ड ऑर्डर इधर बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ किधर बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ छोटी होती जाएगी ना, इनवर्सली है। बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ क्या है, इनवर्सली है। तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सबसे छोटी। नोट कर लीजिए ढनाढन। अभी ठीक है टेम्परेचर, बंद कर दे क्या, सही है। खुद ही जो काम हो रखा है, लेकिन बंद कर देते हैं तो गर्मी से प्रॉब्लम होती है। बॉन्डिंग के चैप्टर में अगर ठीक से पढ़ाया जाए तो बॉन्डिंग का आपको क्या बताया था मैंने, बॉन्डिंग का चैप्टर इतनी डिटेल है कि 2-3 महीने ले लेगा, इतना टाइम होता नहीं है। लेकिन बॉन्डिंग का जो चैप्टर होता है वो क्या करता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की का बेसिस बनाता है। तो केमिस्ट्री में हर जगह मॉलिक्यूल की बात है तो हर जगह बॉन्ड की बात है। अगर बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से नहीं आते हैं तो क्या होगा, हर चैप्टर में आप
ब्रेक लगेगा। और बॉन्डिंग अगर समझ आती है तो बात क्या होगी, आराम से लिखो। अब नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं हम लोग, रेजोनेंस। नया टॉपिक है रेजोनेंस। हाँ, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब जगह है। अभी थोड़ा सा सीख लेंगे तो ऑर्गेनिक में अपने को अच्छा महसूस होगा। रेजोनेंस देखो है क्या, पहले समझ लो फिर लिखना है अपना, पहले ध्यान से समझ लो। जैसे मान लो हमने एग्जांपल लिया बेंजीन का, ठीक। तो साइंटिस्ट ने बेंजीन के स्ट्रक्चर बनाए। तो बेंजीन का एक स्ट्रक्चर हमें ऐसा दिखा जो इस तरीके से था। दूसरा स्ट्रक्चर बेंजीन का इन्होंने देखा जो इस तरीके से। अब आप बोलोगे ये दोनों स्ट्रक्चर तो सेम ही है ना? सेम नहीं है। जैसे मान लो इस कार्बन को हम नाम दे दें 1, इस कार्बन का नाम दे दिया हमने 2, नेम दे रहे हैं। इस कार्बन को नेम दे दिया 3, इसको नाम दे दिया 4, इसको 5, इसको 6, ऐसे नाम दे दिया, ठीक। तो दूसरे में देखो यही सेम नाम है, ध्यान से समझना चीज को। अभी देखो फर्स्ट जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है उस फर्स्ट स्ट्रक्चर में 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है। सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में 1 और 2 के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल। यहाँ पे 2 और 3 के बीच में सिंगल है, इसमें 2 और 3 के बीच में डबल। इसका मतलब बॉन्डिंग क्या हो रही है, डिफरेंट हो रही है। अगर एक एटम को ए बी सी डी ऐसे करके हम नाम दे दें तो दोनों स्ट्रक्चर में, ये भी बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ये भी बेंजीन का स्ट्रक्चर है, दोनों स्ट्रक्चर में बॉन्डिंग क्या हो रही है, थोड़ी सी डिफरेंट हो रही है। ये जो बॉन्डिंग का डिफरेंस आता है, अगर इसके हिसाब से लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे तो एक अलग लुईस डॉट स्ट्रक्चर होगा, इसके हिसाब से बनाओगे तो अलग लुईस डॉट स्ट्रक्चर होगा। अगर सारे कार्बन की नेमिंग दे दो आप तो इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर अलग है, इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर अलग है। रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट कैसे आया, रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट ये आया कि जब बेंजीन की प्रॉपर्टीज डिस्कस की गई, प्रॉपर्टीज देखी गई, तो बेंजीन कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज तो ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता था, इसके हिसाब से सही थी, और कुछ प्रॉपर्टीज इस स्ट्रक्चर के हिसाब से सही थी। तो बोला गया कि फिर कौन से स्ट्रक्चर को सही माने, तो इन दोनों स्ट्रक्चर के बीच का एक स्ट्रक्चर बनाया गया जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या नाम देते हैं उस स्ट्रक्चर को, क्या बोलेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड। उसको कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिए, इस तरीके से दिखाते हैं, डॉट डॉट। डॉट डॉट का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। कभी तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ये वाले बॉन्ड, एक बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, अब इस स्ट्रक्चर में ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए, यहाँ। इस स्ट्रक्चर में ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर पे थे, ये वाले, इस स्ट्रक्चर में ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गए, यहाँ पे। इसमें यहाँ पे थे ये 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। एटम वहीं पे है, एटम की पोजीशन वहीं पे है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ये जो रिंग दिखाई जाती है इस तरीके से, बुक्स में आपका स्ट्रक्चर कैसे बना होता है, इस तरीके से बनता है, ऐसा बना देते हैं। ये रिंग बेसिकली क्या होती है, डॉट डॉट दिखाई जाती है। डॉट डॉट का मतलब है कभी इलेक्ट्रॉन इनके बीच में है, कभी इधर है, कभी इधर है, कभी इधर है, जो डबल बॉन्ड बन रहा है। सिंगल बॉन्ड तो सबके में कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट कैसे आया कि बोला गया कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिसमें एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर से आप उस मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उसके 1, 2, 3, 4 इस तरीके से एक से ज्यादा स्ट्रक्चर होते हैं, एक से ज्यादा लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन सकते हैं। उन लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर, और उनके बीच का एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड।
ये वाला स्ट्रक्चर इन दोनों के बीच का स्ट्रक्चर है, ये ड्रॉ किया गया है एक्सप्लेनेशन को इजी करने के लिए। बोला गया कभी बॉन्ड यहाँ है, कभी डबल बॉन्ड यहाँ है, कभी यहाँ है, मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस फिनोमिनन को बोलते हैं रेजोनेंस। और रेजोनेंस का फिनोमिना आया किस लिए? क्योंकि जब किसी किसी कंपाउंड का ऐसा देखा गया कि एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर से सारी प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं हो पा रही है, दूसरा बनाया गया, दूसरे से कुछ, मान लो किसी में 20 प्रॉपर्टी है, एक स्ट्रक्चर 12 प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहा है, एक स्ट्रक्चर 8 प्रॉपर्टीज को। तो इसका मतलब ऐसा देखा गया, बोला गया इसके बीच का कोई स्ट्रक्चर बना दो, उसको हाइब्रिड बोल दो, और इन स्ट्रक्चर्स को बोल दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर। और इस तरीके का फिनोमेना जिसमें एटम की पोजीशन वही रहती है लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। बीच का जो स्ट्रक्चर बनाओगे उसको बोलोगे हाइब्रिड, और फिनोमिनन को क्या बोलोगे, रेजोनेंस। दूसरी चीज, एक तरीके से अगर बोला जाए तो ये क्या था, एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर था। कैसा फिनोमेना था, हाइपोथेटिकल, मतलब ऐसा सोचा गया कि ये स्ट्रक्चर हो सकता है, इस स्ट्रक्चर से 10 प्रॉपर्टी पता लग रही है, इससे 4 पता लग रही है। कोई मान लो कोई स्ट्रक्चर ऐसा, कोई मॉलिक्यूल ऐसा भी हो सकता है जिसके 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो, तो कोई 3 प्रॉपर्टी बता रहा है, कोई 3 डिफाइन कर रहा है, कोई 4 डिफाइन कर रहा है, सबको मिला करके फिर एक क्या बनाएंगे उसका, हाइब्रिड, और फिनोमिनन को क्या बोलेंगे, रेजोनेंस। क्लियर है बात? कॉन्सेप्ट समझ में आया रेजोनेंस का ऑनलाइन? अब थोड़ा सा लिखेंगे तब ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। पहले डेफिनेशन लिखेंगे, आफ्टर दैट फिर कुछ एग्जांपल करेंगे। पहले तो डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन लिखिए। इसको लिखना भी नहीं है ना, अभी एग्जांपल बताएंगे तब लिखेंगे। लिख लिया तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। डेफिनेशन पहले लिख लीजिए। रेजोनेंस फिनोमिनन is defined when single Lewis dot structure cannot explain all properties of a molecule. रेजोनेंस कब डिफाइन किया गया है? When a single Lewis dot structure cannot explain all properties of a molecule, then all Lewis dot structure of that molecule are called resonating structure और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर। and an intermediate structure is called resonance hybrid. Resonance hybrid
and this phenomenon is resonance. This phenomenon is resonance. आइसोमर नहीं बोलेंगे, नहीं, कैनोनिकल, दोनों रेजोनेटिंग थे। अभी बनाते हैं, अब बना देते हैं उस स्ट्रक्चर को। दो रेजोनेटिंग, हाँ, एक पहला एक दूसरा, और तीसरा उसका क्या बनाया था हमने, हाइब्रिड। डेफिनेशन हो जाए, नोट हो जाए ऑनलाइन तो बोल दीजिए। हो गया मैम। सबका हो गया? वैसे आपने मेरे बोलने से ही नोट किया होगा, राइटिंग तो मेरी ज्यादा समझ नहीं आती बच्चे। बेंजीन का एग्जांपल लेते हैं। एक स्ट्रक्चर ये है मान लीजिए, तो दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड कर दीजिए। ये दोनों क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर इसका हाइब्रिड बनाना है तो हाइब्रिड क्या बनेगा, हाइब्रिड में क्या बना देंगे, घूमते हुए इलेक्ट्रॉन, इसको बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। बना लीजिए। तो बेंजीन के केस में कितने कैनोनिकल स्ट्रक्चर हो गए, 2। ऐसा नहीं सब में 2 ही बनेंगे, अलग अलग नंबर। क्लियर है, नोट हो गया? रेजोनेंस की कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को याद रखेंगे। रेजोनेंस की क्या कंडीशंस, मतलब मान लो 4 स्ट्रक्चर बने हैं, तो आप कैसे पहचानोगे कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं या नहीं है। करेक्ट इनकरेक्ट कुछ दे दिया तो आप कैसे पहचानोगे, है ना। सबसे पहली बात, सबसे फर्स्ट बात ये है कि पोजीशन ऑफ एटम्स will be same in all resonating structure. सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एटम्स की पोजीशन में कुछ भी चेंज नहीं आने वाला, एटम जहां पे हैं वहीं पे रहेंगे। सेकेंड कंडीशन, सेम नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन in all resonating structure। मतलब मान लीजिए किसी कंपाउंड का आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया और उसमें देखा कि 6 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो पेयर्स में, और मान लीजिए कि 2 ऐसे हैं जो अलग से पड़े हुए हैं, अनपेयर्ड अलग से पड़े हैं, 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो अलग से हैं, ठीक है, पेयर में नहीं है। तो जो उसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उसमें भी उतने ही पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और उतने ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होंगे और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होंगे।
किसी कंपाउंड के स्ट्रक्चर 4 बना के दिए गए हैं और बोला गया कि इसमें कौन सा स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, तो आप क्या चेक करोगे? सबसे पहले चेक करोगे कि कहीं एटम की पोजीशन तो नहीं चेंज की है, एटम की पोजीशन तो नहीं चेंज की है। मान लो जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये कोई कंपाउंड है, मान लो 4 कार्बन, ऐसे बना दिया और एक जगह पे आपको कार्बन 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 और यहाँ ऑक्सीजन लगा दिया, तो क्या ये और रिंग बना रहे हैं, सपोज रिंग बना रहे हैं, तो क्या ये एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकता है? नहीं हो सकता। यहाँ पे कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, ये तो सिमिलरिटी है। यहाँ पे क्या बना दिया चौथी पोजीशन पे? कार्बन, यहाँ क्या बना दिया? ऑक्सीजन। एटम की पोजीशन क्या कर दी? डिफरेंट। तो एटम की पोजीशन अगर डिफरेंट कर दी तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस को नहीं शो कर रहा है। एटम की पोजीशन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अगर इस स्ट्रक्चर में 16 इलेक्ट्रॉन पेयर में है, मतलब 8 पेयर इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, सपोज, तो इसमें भी कितने होने चाहिए? अगर दूसरा कोई रेजोनेटिंग बनाया तो उसमें भी कितने होने चाहिए? 16 ही पेयर्ड होने चाहिए और 1 इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? अनपेयर होना चाहिए। तो ये दोनों चीजों को हम क्या करेंगे? पहले चेक करेंगे। तीसरी कंडीशन, एक्सक्यूज मी मैम, हाँ, मैम एक बार सेकंड वाला वापस समझा दो। ऑल स्ट्रक्चर्स, अभी स्ट्रक्चर बना के एक्सप्लेन करते हैं, वो ज्यादा अच्छा। ऑल स्ट्रक्चर्स हैव सेम एनर्जी। सेम एनर्जी का मतलब है 1-2 यूनिट का डिफरेंस हो सकता है या पॉइंट में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जितने स्ट्रक्चर्स होंगे अगर उनकी एनर्जी कैलकुलेट करो तो सबकी एनर्जी लगभग लगभग क्या होगी? फोर्थ पॉइंट, दे डिफर ओनली इन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट में डिफरेंस आएगा। ठीक है, मान लीजिए कि एक घर है, उसमें हम 4 लोग हैं, है ना? कौन कौन है? मैं हूं, निकिता है और क्या नाम है, सक्षम है और आद्या है, 4 लोग हैं। ठीक है, 4 के पास टोटल 10 लड्डू पकड़ाए गए कि हमारे पास टोटल कंटेंट कितना है? 10 लड्डू का कंटेंट है। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि किसी पोजीशन में मेरे पास 5 लड्डू हो और आप लोगों के पास, एक के पास 2, एक के पास 2, एक के पास 1 हो गए, है ना? दूसरा सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है, 10 लड्डू, आधा वाधा नहीं करना है, 10 लड्डू का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से हम कर सकते हैं कि अब की बार आद्या को हमने 4 दे दिए, इनको निकिता को 3 दे दिए और इनको सक्षम को 1 दे दिया, हमारे पास उसके जो रिमेनिंग थे वो बचे। मतलब जो लड्डू है वो क्या है? आपके इलेक्ट्रॉन की तरह। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन डिफर करेगा किसमें? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, लेकिन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? सेम होंगे। जितने पेयर इलेक्ट्रॉन पहले स्ट्रक्चर में होंगे उतने ही दूसरे में, उतने ही तीसरे में। किसी के जितने भी रेजोनेटिंग बना दो, सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा। एटम की पोजीशन क्या होगी? सेम होगी, केवल इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट क्या होगा? अलग हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा अलग हो सकता है, अलग होगा ही होगा, है ना? यहां तक बात क्लियर है? एक सिंपल एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं, फिर आपकी क्लास आज की तो ऑफ नहीं, आपका वो भी तो डिस्कस करना था ना, कोई प्रॉब्लम। देखो एक छोटे से एग्जांपल से, बड़ा एग्जांपल नहीं बताते, बड़ा कल बताएंगे। जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर, एक और बड़ा कर देते हैं, सॉरी बड़ा कर दे थोड़ा सा।
देख पा रहे हैं, ये मॉलिक्यूल है, इसका हमको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। रेजोनेटिंग कैसे बनेगा देखो, ये पहला स्ट्रक्चर है, देखो ध्यान से, एक इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब होता है, एक इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब होता है, दो इलेक्ट्रॉन का मतलब है एक बॉन्ड, यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये दो, ठीक। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है, बोर्ड पे देखें सब लोग, ये इलेक्ट्रॉन अगर उठ के इधर चला जाए, कहाँ चला जाए, इधर, ठीक। तो देखो होगा क्या, ध्यान से देखना, ये CH2, ये सिंगल बॉन्ड, ये CH, ये दो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो यहाँ डबल हो जाएगा, ये CH, अभी बनाना मत स्ट्रक्चर, ध्यान से देखो, अगर इस डबल बॉन्ड को ऐसे ही रखो आप, इस इलेक्ट्रॉन को हमने कहाँ भेज दिया, यहाँ पे भेज दिया। इस कार्बन को देखो, अगर आप इस कार्बन को, ये वाले कार्बन को देखो तो एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड और एक हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा, तो कार्बन के पास कितने बॉन्ड बन गए, 5। कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता है, क्योंकि कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, 4 होते हैं खुद के, 4 की जरूरत होगी तो 4 ही बना सकता है, तो अब इसके पास ज्यादा हो जाएंगे, तो अब ये क्या करता है, ये अपने इस इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ भेज देता है, ये पेयर को जैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर इधर मूव किया, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर कहां मूव करेगा, इधर की तरफ, जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आते हैं उस पे आता है माइनस चार्ज, जिसके पास से इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ध्यान से देखना, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा उसमें CH2 के ऊपर माइनस चार्ज आएगा, ये दो इलेक्ट्रॉन दिखाए गए, ये CH है, यहाँ सिंगल बॉन्ड बनेगा, ये CH था, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया है इस स्ट्रक्चर में, और अगर इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, यहाँ पे CH2 था, ठीक है, तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए, दो, तो इसने हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाए, दो, और एक ये तीसरा बॉन्ड, इसके पास एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की क्या है, डेफिशिएंसी है, कमी है। क्यों कमी है, देखो ध्यान से, ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे उसमें से एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, ये उठा के इधर भेज दिया गया, जब इधर भेजा गया तो इस कार्बन को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, मान लीजिए मेरे इस हाथ में लड्डू है, इधर से इधर इस हाथ में लड्डू कर दिया जाए, तो हमें तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेफ्ट और राइट का ही चेंज हुआ, तो इस कार्बन को अगर देखो तो इस कार्बन को कोई भी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि इसका ये एक इलेक्ट्रॉन अब कहाँ चला गया, इधर आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक। तो इस कार्बन को कोई लॉस नहीं है, लेकिन इस कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन तो गया ना उधर की तरफ, तो इसको क्या होगा, लॉस होगा, जिसको लॉस होता है उस पे कैसा चार्ज डेवलप होता है, पॉजिटिव। इस कार्बन को क्या मिला, ये इलेक्ट्रॉन पेयर मिल गया, तो इसको क्या हो गया, गेन हो गया, तो जिस एटम को गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उस पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, जिसको लॉस होगा उस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ये तो आपको पता ही है, पॉजिटिव नेगेटिव हम लोग आयनिक बॉन्ड में भी पढ़ चुके हैं। बॉन्डिंग में क्या चेंज आया, ध्यान से अगर देखो तो ये रेजोनेटिंग नहीं है, ये वाला बन रहा है रेजोनेटिंग। इसका ये कैसा, ये जो सेकंड स्ट्रक्चर है, ये पहले स्ट्रक्चर का क्या बन गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एटम कुछ भी नहीं चेंज किया हमने, इस कार्बन कार्बन सबको कुछ टच नहीं किया, यहाँ दो हाइड्रोजन थे, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, वैसे का वैसे ही है, एटम वैसे के वैसे ही है। क्या चेंजिंग की हमने, शिफ्टिंग, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करी। तो ये पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था, ये दूसरा है। अगर इन दोनों का आपको रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए, हाइब्रिड बनाना है तो कैसे बनाएंगे, हाइब्रिड बनाते हैं, एटम्स को वैसे ही लिख लीजिए, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड दिखा दीजिए। हाइब्रिड बनाते समय जहां पॉजिटिव चार्ज आया वहां दिखाते हैं डेल पॉजिटिव, जहां नेगेटिव आया वहां क्या दिखाते हैं, डेल नेगेटिव। और एक बार एक स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड यहां था और यहां था,
एक स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यानी कि जो ये तीनों पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। इस स्ट्रक्चर में यहाँ दिखा था, इस स्ट्रक्चर में कहाँ दिखा है डबल बॉन्ड, यहाँ पे। तो हाइब्रिड में डबल बॉन्ड को कैसे दिखाना है अभी आपको सिखाया था, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ, स्ट्रेट बनाएंगे है ना। डबल बॉन्ड को कैसे दिखाना है, डॉट डॉट डॉट। तो इस स्ट्रक्चर के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुए और ये क्या बना इसका, हाइब्रिड। मैम जी मैम इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? किसका, ये जो आपने दिया है। ये है 1,3-ब्यूटाडाइईन, 1,3-ब्यूटाडाइईन। कंपाउंड का नाम क्या है, 1,3-ब्यूटाडाइईन। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बने, 2। रेजोनेंस क्या है आपके, बहुत ही काम की चीज है 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी मैं आपको इलेक्ट्रॉन को क्या करूंगी नेक्स्ट क्लास में, इलेक्ट्रॉन के को क्या करेंगे, घुमाना सीखेंगे, कैसे घूमेगा एक स्ट्रक्चर से दूसरे। पूरी क्लास को इलेक्ट्रॉन को मूव कराना आना चाहिए।